तो नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियो सक्रियता। चलिए देख रहे हैं रेडियो सक्रियता के बारे में विस्तार से हम लोग, ठीक है ना। चलिए, तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया। कौन किया? हेनरी बेक्यूरेल ने किया। इसमें देखिए, परमाणु का जो नाभिक होता है वही भाग लेता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं, जैसे परमाणु देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इस तरह से बताए हैं कि परमाणु का नाभिक इसमें भाग लेता है। ये नाभिक है। तो बताया था कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं ना, इस तरह से बताए थे नाभिक, ठीक है। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें ना, जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन अगर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है या 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिसके कारण से जो नाभिक अस्थायी हो जाती है। क्या हो जाती है? अस्थायी हो जाती है। जब अस्थायी हो जाती है ना, तो क्या करती है नाभिक की, अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए, ठीक है ना, अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए कुछ किरणें उत्सर्जित करती है, जैसे अल्फा बीटा गामा जैसी कुछ किरणें उत्सर्जित करती है कि हम अस्थायी हो जाए। यही जब किरणें उत्सर्जित होती है तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। बताए थे कि देखिए, जब भी हम लोग का न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या का अनुपात 1.5 या 1.5 से ज्यादा हो जाए, 1.5 या 1.5 से ज्यादा हो जाए, तो क्या कहते हैं, इसे रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। तो कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण से ये नाभिक जो होती है अस्थायी होती है, ठीक ना। ये नाभिक क्या होती है, अस्थायी होती है। और अस्थायी होने के लिए ये क्या करती है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा जैसी किरणों का स्वतः उत्सर्जन करती है। इन्हीं किरणों के स्वतः उत्सर्जन की घटना को ही हम क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। जैसे देख ले रहे हैं कुछ तत्व रेडियो सक्रिय तत्व, जैसे देख ले रहे हैं हम लोग का यूरेनियम है, रेडियम है, पोलोनियम है। यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम है, ठीक है ना। ये सबका है रेडियो सक्रिय तत्व है। देखिए, जो भी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, अंततः जब ये कहा हो जाएंगे, पूरा का पूरा इसमें से क्या निकल रहा है, अल्फा निकल रहा है, गामा बीटा किरण जब निकल रही है, और जब पूरा निकल के एकदम खत्म हो जाएगा ना, तो जो बचता है तत्व है, सब तत्व जब इनमें से अल्फा बीटा गामा किरण पूरा निकाल देंगे तो हो जाएगा, अंत में शीशा बन जाता है। क्या बन जाता है? अंत में शीशा बन जाता है, ठीक है ना। देखिए, रेडियो सक्रियता की जो इकाई होती है, ये रदरफोर्ड होता है, क्यूरी होता है, विखंडन प्रति सेकेंड होता है, यानी कि डीपीएस जिसे कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सब होता है। चलिए पहले इतना उतार लीजिए, इसके बारे में फिर हम आगे बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं सब। हाँ चलिए, देखिए यहाँ पे कुछ है ना, दिया है रेडियम एवं पोलोनियम ना। तो देखिए, रेडियम और पोलोनियम खोज मैडम क्यूरी एवं इनके पति, तो रेडियम लिख लीजिए कि रेडियम एवं पोलोनियम की खोज, पोलोनियम की खोज, रेडियम और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी एवं इनके पति, एवं इनके पति पियरे क्यूरी ने किया। कौन किया? एवं इनके पति, एवं इनके पति है, ठीक है ना, इनके पति पियरे क्यूरी, पियरे क्यूरी ने किया, क्यूरी, ठीक है ना। रेडियम और पोलोनियम खोज किसने किया? मैडम क्यूरी एवं इनके पति जो है एक पियरे क्यूरी, उन दोनों ने मिलकर किया, ठीक है ना। देखिए, जो कृत्रिम रेडियो सक्रियता खोज है, तो इनके ही मैडम क्यूरी के और इनके जो है पियरे क्यूरी, इनकी एक बेटी थी, इनकी इरीन क्यूरी। क्या था? जिनका नाम था इरीन क्यूरी। उन्होंने और उनके पति एफ जूलियट ने मिलकर की, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, लिख दे रहे हैं इसको भी। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज, कृत्रिम रेडियो सक्रियता खोज मैडम क्यूरी की बेटी
क्यूरी की बेटी इरीन क्यूरी, लिखो लिखो लिखो, इरीन क्यूरी क्यूरी एवं इनके पति एफ जूलियट ने की। ठीक है ना, दोनों मिलकर किए थे अभी, ने की। ठीक है, अब देखिए, सभी रेडियो सक्रिय तत्व सभी विकिरणों को उत्सर्जित करने के बाद अंत शीशा में बदल जाते हैं। लिख लो, सभी रेडियो सक्रिय तत्व सभी विकिरणों को उत्सर्जित करने के बाद अंततः शीशा मतलब पीबी में बदल जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी रेडियो सक्रिय तत्व रहेगा, जब पूरा का पूरा अपने में से निकाल देगा तो लास्ट में क्या बचेगा, जो मतलब उसका रहेगा शीशा बचेगा। क्या बचेगा? शीशा। ठीक है, अब देखिए आगे चल रहे हैं तो रेडियो सक्रियता की इकाई देख ले रहे हैं कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है। चलिए लिख लो, रेडियो सक्रियता की इकाई। तो हेनरी पहले तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। देख क्यूरी लिख लीजिए, क्यूरी रदरफोर्ड विखंडन प्रति सेकेंड भी होता है। ठीक है ना, लिख लो क्यूरी और रदरफोर्ड। इसके अलावा हम लोग का बेकुरल बताए ही दिए, बेकुरल। ठीक है, चलिए। और अगर देखेंगे कि एक क्यूरी बराबर क्या होता है, एक क्यूरी बराबर 3.7 गुणे 3.7 गुणे 10 घाते 10 विखंडन प्रति सेकेंड होता है, विखंडन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है ना, सेकेंड। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। कुछ बचा है तो बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर कर पढ़ेंगे। हाँ देखिए, रेडियो सक्रिय विकिरणों को गाइगे मूलर द्वारा मापते हैं। लिख लें यहाँ पे, यानी जो रेडियो सक्रिय विकिरणें निकलती है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, दिख रहा होगा, रेडियो सक्रिय विकिरणों को गाइगे जीएम काउंटर लिख लो। क्या लिखे, जीएम काउंटर, जिसे क्या कहते हैं, गाइगे मूलर गणित, गईगेर मूलर गणित, गईगेर मूलर गणित द्वारा मापा जाता है, मापा जाता है। ठीक है, रेडियो सक्रिय विकिरणों को किससे मापा जाता है, जीएम काउंटर, जिसे क्या कहते हैं, गईगे मूलर गणित द्वारा मापा जाता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से अल्फा बीटा जो किरणें निकलती है, अल्फा बीटा गामा किरणें, उसकी खोज किसने किया था, वो किसने बताया था उसको, तो रदरफोर्ड ने बताया था। क्या बताया था, रदरफोर्ड। इसीलिए ना उसका भी जो इकाई रख दिए हम लोग, का रख दिए, रदरफोर्ड रख दिए रेडियो सक्रियता के। ठीक है ना, उसको ताली लिखवा दे रहे हैं। मिटा दे रहे हैं।
लिखिए। रेडियो सक्रिय तत्वों से रेडियो सक्रिय तत्वों से निकलने वाली विकिरणों की जानकारी। जानकारी रदरफोर्ड ने दिया। कौन दिया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने दिया। ठीक है, तो रेडियो सक्रिय तत्व से कौन विकिरण निकलती है? अल्फा, बीटा, एम, गामा। ठीक है ना, तो इनके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे विस्तार से। अल्फा, बीटा, गामा किरणों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और सुनिए, ये क्या करिएगा कि क्लास को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए।